Good morning, students. This is the second part of the chapter 7, Mineral and Energy Resources. In this part, we are discussing energy resources. Mineral fuels are essential for generation of power required by agriculture, industry, transport and other sectors of economy. Mineral resources या mineral fuels जो हैं, that is very important for the generating the power, and it is required for the agriculture, industry, transport and other sectors of economy. Mineral fuels, for example, coal, petroleum, natural gas. These all type of mineral fuels are also known as fossil fuels because of their organic origin. Nuclear energy minerals are the conventional sources of energy. The conventional sources, all the conventional sources of energy, they comes under the exhaustible resources. Exhaustible का मतलब क्या है कि जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे. Now first is coal. Coal is one of the important mineral. It is used traditionally. बहुत प्राचीन काल से हम किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए, एनर्जी के लिए हम कोल का ही इस्तेमाल करते रहे हैं. एंड कोल इज मेनली यूज्ड इन जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर. तो अगर हम थर्मल पावर की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर जनरेशंस. दैट इज वन जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं. पावर तो और भी कई तरह से हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली जो यूज हो रही है, सबसे फेमस जो है वो है थर्मल पावर एंड हाइडल पावर. तो जो थर्मल पावर है वो आपकी कोल से निकाली जाती है. फॉर एग्जांपल बठिंडा में बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशंस हैं जहां पर कोल यूज होता है. Coal occur in rock sequence, mainly two types of rocks, that is Gondwana and tertiary deposits. 80% of the coal deposit in India is bituminous type. Bituminous type is a very good quality of coal. Now come to the distribution of coal. Gondwana land, and this is the coal field located in the Damodar Valley, Jharkhand, Bengal coal belt, Raniganj, Jharia, Bokaro, Giridih and Karanpura. Jharia is the largest coal field, followed by Raniganj, and river valleys, for example Godavari, Mahanadi, Son, यहाँ पर भी coal deposits जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं. कोल माइनिंग सेंटर्स जो हैं, अब माइनिंग यानी कि जहाँ पर से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोल को, तो ये माइनिंग सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में यूपी सिंगरौली रीजन, छत्तीसगढ़ में कोरबा एंड उड़ीसा में तलचेर एंड रामपुर, महाराष्ट्र में चंदा, वर्धा, कामठी एंड बंदेर, देन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में संग्रेली एंड पेंडूर. टर्शियर कोल्स हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड. मेघालय में है दरंगरी, चिरापुंजी, माओलोंग एंड लॉन्गरीन. असम में है मक्कम, जयपुर एंड नज़ीरा. अरुणाचल प्रदेश में नामचिक एंड नामपुक. जम्मू एंड कश्मीर में कालाकोट एंड ब्राउन कोल और निगलाइट कोल भी यहाँ पर भारत में पाए जाते हैं. दे आर लो कैटेगरी और क्वालिटी ऑफ कोल. एंड कोस्टल एरियाज में तमिलनाडु, पौंडीचेरी, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर में यहाँ पर दिस टाइप ऑफ कोल आर फाउंड. दिस इज द मैप इज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में. यहाँ पर जो ये आपका ये शेडेड पोर्शन नज़र आ रहा है, दिस इज आर बेल्ट ऑफ कोल फाउंड. कोल फील्ड्स हैं ये, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल पोर्शन जो नज़र आ रहा है ये आपकी कोल माइंस हैं. इसी तरह से जो स्क्वायर पोर्शन है, दैट इज कम्स फॉर द ऑयल फील्ड्स, जहाँ से ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है. एंड जो ये राउंड पोर्शन है, यहाँ ये जो है मेनली रिफाइनरीज हैं जहाँ पर रिफाइन किया जा रहा है मेनली. ठीक है. तो और ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जो कि हजीरा, H फॉर हजीरा, देन विजयपुर, देन कम टू जगदीशपुर. पहले ये लाइन जो थी ऑयल नेचुरल गैस पाइप लाइन जो है, ये जगदीशपुर
दूर की तक ही थी, इसीलिए इसको HVJ गैस लाइन कहा जाता है। लेकिन अब ये लाइन जो है ये एक्सटेंड हो गई है दिल्ली, गुड़गांव और सोनीपत तक। इज इट क्लियर? Now petroleum is a crude petroleum consists of hydrocarbons of liquid and gaseous state। यानी कि पेट्रोलियम जो है, क्रूड पेट्रोलियम जो है, that is found in a both type liquid and gaseous, and they have a different chemical composition, color and specific gravity also. It is essential source of energy for the use of engines in automobiles, railways and aircrafts. Petroleum is also referred as liquid gold. Okay, तो पेट्रोलियम एक ऐसा मिनरल है जिसको हम लिक्विड गोल्ड का भी नाम देते हैं, क्योंकि इट इज़ ए वेरी लेस क्वांटिटी एंड इसका यूजेस जो है ये बहुत ज़्यादा है। Crude petroleum occurs in where it is occur in a sedimentary rocks in a tertiary period. Oil exploration and production was systematically taken up after the Oil Natural Gas Commission, which is set up in 1956. डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करते हैं तो वी हैव 3 मेन एरियाज जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है, वो है असम, गुजरात एंड महाराष्ट्र। असम में डिगबोई, नाहरकाटिया, मोरन इज ए मेन इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज। गुजरात में है अंकलेश्वर, कलौल, मेहसना, नवागाम, कोसाबा एंड लुंज। एंड महाराष्ट्र में मुंबई हाई इज द मेन प्रोड्यूसिंग एरिया। ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वेल्स एज ए क्रूड ऑयल। अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ विशेषताएं हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऑयल को हम पेट्रोलियम में एज ए क्रूड ऑयल ही निकालते हैं और उसको हम डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, उसको रिफाइन करना पड़ता है और उस रिफाइनरी से हमें पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल, देन ग्रीस एंड अदर पार्टिकल्स जो हैं और भी चीज़ें यहाँ से इसमें रिफाइंड करके निकलती हैं। ठीक है, और इस तरह से रिफाइनरीज जो हैं वो 2 तरह की रिफाइनरीज आ जाती हैं, एक फील्ड बेस्ड रिफाइनरी, एक मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। ठीक है, फील्ड बेस्ड तो वही है जहाँ पर प्रोड्यूस हुआ वहीं पर ही उसको फील्ड पे ही रिफाइन किया, उसको कुछ ग्रेड उसको रिफाइन कर लिया और उसके बाद मार्केट बेस में रिफाइनरी में भेजा, उसको और प्रिसाइजली उसको रिफाइंड करते हैं। तो डुबोई इज द एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड एंड ब्रोनी इज एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड refinery. So now we have 18 refineries in India and this is very very important. So many times this is asked. स्टेट का नाम पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल बठिंडा ऑयल रिफाइनरी आपसे पूछा गया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि बठिंडा कहाँ पर है, हरियाणा में है, यूपी में है कि पंजाब में है। तो जिनको पता है कि बठिंडा इज इन पंजाब तो वो इसका आंसर पंजाब में लिखेगा और उसको वहीं पर ही पॉइंट लगाएगा कि जहां पर आपको पंजाब जो है नजर आ रहा है स्टेट। तो इस मैप को करने के लिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स नो द स्टेट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर स्टेट्स जो हैं आपको नहीं पता इंडिया की तो ये आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। अगर मान लीजिए आपको पंजाब ही नहीं पता और आपको मालूम है कि पंजाब में बठिंडा है लेकिन मैप में आपको पंजाब नहीं नज़र आ रहा है तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको ये एक मेरी इंस्ट्रक्शन है कि आप स्टेट ऑफ द इंडिया जो है वो अच्छे से याद करेंगे ताकि आपको स्टेट्स पता हो। तो ये ऑयल रिफाइनरीज का ज़रूर ही आपका मैप आता है मैप प्रैक्टिस में। मैप के जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। Natural Gas Authority of India Limited was set up in 1984. After that, we also obtain along with oil in all the oil fields. Now the distribution of gas normally क्या होता है कि जो oil fields हैं उन्हीं के साथ ही natural gas के deposits भी हैं। तो इसमें नेचुरल गैस के जो डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पर है, इन ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु,
देन उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, और ऑफ शोर वेल्स में है त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र. This is the map again which shows here. Now nuclear energy. Nuclear energy comes under the conventional energy. कन्वेंशनल का मतलब यही है कि वो परंपरागत साधन जिनसे हम एनर्जी रिसोर्सेज को लेते जा रहे हैं, यानी कि ये रिसोर्स भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी इसका जो अवेलेबिलिटी है वो अबंडेंट है. अगर हम भारत की बात करें तो वी हैव अ वेरी गुड इन कंडीशन. न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ इमर्ज्ड एज ए वायबल सोर्स इन रिसेंट टाइम. अभी इसको बहुत पुराने समय से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी ही ये रिसोर्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया. इम्पॉर्टेंट मिनरल्स में इसको यूज़ किया जाता है. न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए दो तरह के मिनरल्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ यूरेनियम एंड थोरियम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरेनियम की बात करेंगे कि यूरेनियम कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो वो है धारवाड़ रॉक्स, सिंहभूम कॉपर बेल्ट के पास है. राजस्थान में उदयपुर, अलवर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है. छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में बांद्रा डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थोरियम. थोरियम हमें मोस्टली केरला के कोस्टल एरिया में मिलता है. जो सैंड बीच में जो मिलने वाली सैंड है उसमें से मोनोजाइट निकाला जाता है और एल्मेनाइट निकाला जाता है, जिससे कि थोरियम जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं. तो दिस इज द वर्ल्ड richest monazite deposit occur here. The area is Palakkad and Kollam in Kerala and Vishakhapatnam in Andhra Pradesh and Mahanadi River Delta in Odisha. Atomic Energy Commission जब स्टैब्लिश हुआ in 1948, Atomic Energy Institute in Trombay in 1954 and Baba Atomic Research Center in 1967. इसी तरह से हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज इन महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात. That is Tarapur in Maharashtra, Rawat Bhata near Kota, Kalpakkam in Tamil Nadu, Narora in Uttar Pradesh, Kaiga in Karnataka and Kakrapara in Gujarat. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस की बात करते हैं हम, और ये नॉन कन्वेंशनल इसलिए हैं कि ये अभी ही इनकी अवेलेबिलिटी तो हमेशा से रही है, लेकिन इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन जो है ये अभी प्रोसेस जो है चल रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंटली अभी हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं. फॉसल फ्यूल सोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल है, यानी कि ख़त्म होने वाले हैं. लेकिन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं वो सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यानी कि रिन्यूएबल हैं, यानी कि वो बार बार रिन्यू होते ही जाएंगे और वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास. तो ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये कौन से सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ओके, and they are also environmental friendly also they are. Now come one by one. Number one is solar energy. Solar energy जो है वो create की जाती है, tapped की जाती है in a photovoltaic cells and converted into energy, and that is known as solar energy. यानी कि सन रेस को इकट्ठा कर लिया जाता है फोटोवोल्टिक सेल्स में और वहां से उस एनर्जी को क्रिएट किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. इट इज कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट. ठीक है, तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं. अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी जो है दैट इज 7% मोर इफेक्टिव देन कोल एंड ऑयल बेस्ड एंड प्लांट बेस्ड और न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी. इट इज जनरली यूज्ड मोर इन अप्लायंसेस. अगर हम आज की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो मोस्टली होम अप्लायंसेस में किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल
हीटर की बात कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर लैंड में क्रॉप ड्रायर्स हैं, या कुकर, सोलर कुकर जो है यूज़ होते हैं। लेकिन आजकल इसकी डिमांड जो है और फेमस जो है ये होते जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स में ये ज़रूरी कर दिया गया है कि सोलर एनर्जी प्लांट जो है लगाना ज़रूरी है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल। अब ये कहाँ पर ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है जनरेट की जा सकती है, जहाँ पर सोलर रेज जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली पड़ रही हैं। तो ये एरियाज कौन से हैं भारत में? दैट इज़ गुजरात एंड राजस्थान। सो दे हैव अ वेरी ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी. Another one is wind energy. Wind energy is absolutely again pollution free and inexhaustible source, यानी कि ये भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और साथ ही ये pollution free भी है। और इसमें मैकेनिज्म क्या यूज़ होगा कि ब्लोइंग ऑफ विंड जो है उसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो विंड जो लगाए जाती हैं ट्रेड यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस जो हैं वो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कहाँ से, ये विंड्स जहाँ पर परमानेंट विंड सिस्टम है, ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं या सीजनल विंड्स जो हैं, इनको भी हम सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोकल विंड्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज टाइडल एंड वेव एनर्जी। टाइडल एंड वेव एनर्जी कहाँ पर है? इन ओशन करेंट्स, और जो टाइड्स हैं, हाई टाइड्स जब आती हैं तो उनको भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंस द बिगनिंग ऑफ 7th and 18th century, the persistent efforts were made to create the more efficient energy system. So tidal energy is used in ocean currents. Larger tidal waves are known as occur along the coast, west coast of India. भारत में भी tidal energy को generate किया जा रहा है, and we have also a very great potential because we have a very long coastal line. नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो मेनली कहाँ से आ रही है? जो कि हॉट स्प्रिंग्स जो हैं, जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पर मैग्मा जो है इंटीरियर में फ्लो कर रहा है और उसके साथ में ही कहीं पर कोई रिवर या अंडरग्राउंड वाटर भी फ्लो कर रहा है और उस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. This is known as geothermal energy. The hot spring and geysers are mainly used in India. There is a Manikaran and in Himachal Pradesh this is a very main important area for the geothermal energy plant. Now next one is bioenergy. Bioenergy is mostly used by the biological products and it can be used in agriculture. जो एग्रीकल्चर से जो वेस्ट बच गए हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो गार्बेज लेकर आती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो ऑर्गेनिक है और अदर टाइप ऑफ वेस्ट जो है, इनको इकट्ठा करके बायो एनर्जी क्रिएट की जाती है एंड दैट इज कम्स अंडर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. Bioenergy have a very good potential in India also, in everywhere, and this is used in heating and gas for cooking also, and it is also process the waste and garbage or garbage and produce energy. जो घरों में जो गार्बेज है उसको हम जो ग्रीन गार्बेज है हम उसको अलग वेस्ट वाले डब्बे में डाल सकते हैं और दूसरा जो है वो अलग वेस्ट में जाते हैं. आपने देखा होगा ग्रीन एंड ब्लू जो है दो तरह के डस्टबिन होते हैं, तो एक में आप ऑर्गेनिक वेस्ट डाल सकते हैं, एक में इनऑर्गेनिक वेस्ट डाल सकते हैं और ये गार्बेज जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू बायो एनर्जी. It will improve economic life of rural areas, क्योंकि रूरल एरियाज में इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है. उससे क्या हुआ, जो प्रेशर ऑफ फ्यूल है और कोल है, जो चूल्हा जलाती थी औरतें, वो प्रेशर जो है कम क्या हो गया, उसका रिड्यूस हो गया और जो उनकी लाइफ है रूरल एरियाज की
वो क्या हो गया, वो बढ़िया हो गई, डेवलप्ड हो गई। वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टेड म्यूनिसिपल वेस्ट एनर्जी, जो हमारे भारत में एक ये म्यूनिसिपल वेस्ट एनर्जी को कन्वर्ट किया है, दैट इज इन ओखला इन दिल्ली। Now, conservation of mineral resources is as important. This is very, very important. As you know, these are the exhaustible resources. खत्म हो जाने वाले हैं. The process of formation of resources are very slow. That's why we need to conserve the resources, and so that we have to switch over to sustainable resources. For example, जो हमारे प्राचीन काल से जो हम जिन मिनरल्स को हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, या एनर्जी रिसोर्सेज जो बड़ी जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं, जो फ्यूल फॉसल फ्यूल्स हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, उनकी जगह पर हम सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं। हैंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट calls for the protection of resources for the future generation. फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स जो हैं उन्हीं की तरफ बढ़ना होगा। द अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि सोलर पावर है, विंड है, वेव है, जियोथर्मल है, इनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम अपने अदर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। In case of metallic minerals, we have to go for the recycling method so that we can use more and more metals. Use of scrap is especially significant in metals. For example, there are so many metals, they are very less in quantity. For example, copper, lead and zinc. यूज़ ऑफ सब्स्टिट्यूट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं मेटल की जगह पर, अगर कोई, जिससे कि मेटल का कंजप्शन जो है उसको घटाया जा सके। वन मोर थिंग कि हमें एक्सपोर्ट जो है वो भी स्ट्रैटेजीज को बदलना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो हमारे अपने लिए यूज़ के लिए हम ला सके और हम एक्सपोर्ट उसको कम से कम करें। नाउ वन हियर इट इज़ वन एक्टिविटी, यहाँ पर जो मैं आपको क्लास में भी बात करी थी कि एक टेबल आपने बनाना है, और दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस चैप्टर। दिस इज़ द टेबल। यहाँ पर मिनरल्स हैं, यहाँ पर वन साइड में वन ब्लॉक में मिनरल्स हैं, देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज, स्टेट बताएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी बताएंगे। जैसे कि नंबर 1 में आपका फेरस आ गया, फेरस के 2 एग्जाम्पल्स आ गए, आयरन ओर एंड मैग्नीज। अब आयरन ओर के कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस क्या है, कौन सी स्टेट्स में है और कौन सी सिटीज में है, फिर इसको 1 2 3 स्टेट 1 2 3 और उसकी सिटीज लिख लेंगे। मैग्नीज आ गया, मैग्नीज में आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से आप यूजेस, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। फिर नॉन फेरस में बॉक्साइड, कॉपर, माइका आ गया, फिर उसके बाद उसी को इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही एनर्जी रिसोर्सेज में पहले कन्वेंशनल लिख लेंगे, कोल एंड सो ऑन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड, वेव्स इंडस्ट्री, जियोथर्मल एक्सेट्रा एंड सो ऑन। सो यू हैव टू मेक दिस टेबल and keep it in your table so that the summary of this whole chapter is on the table. तो इससे क्या होगा कि आपको इसको याद करना जो है ये आसान हो जाएगा। दिस टेबल यू हैव टू मेक योर सेल्फ। यहीं पर ही आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि राइट द नेम ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस। एग्जाम्पल कौन से हैं फेरस के, नॉन फेरस के कौन से हैं, फिर एनर्जी रिसोर्स में कन्वेंशनल कौन से हैं, फिर नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टेट्स हैं। ओके, तो यू हैव टू नो। तो ये एक्टिविटी आपने जरूर करनी है अगर ये लेसन आपको अच्छे से याद करना है। असाइनमेंट 2 जो है आपका, विच एनर्जी रिसोर्सेज आर नोन एज फॉसल फ्यूल्स, एक्सप्लेन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूज ऑफ कैनरीज टू रेस्क्यू माइनर्स एट सिंगरेनी। ये आपका एक केस स्टडी है इसी लेसन में। कैनरीज एक बर्ड्स होती हैं जिनको माइनिंग के एरिया में भेजा जाता है ताकि माइनर्स जो हैं वो आसानी से अंदर जा सके। अगर ये बर्ड्स वापस नहीं आ रही हैं तो इट्स मतलब कि वहाँ पर कोई पॉइजनस गैस है, और अगर ये कैनरीज वापस आ जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि दैट एरिया इज सेफ फॉर द माइनर्स।
तो ये सिस्टम जो है ये किया जाता है, ये आपकी केस स्टडी आपकी किताब में दे रखी है, उसका शॉर्ट नोट बनाएंगे आप। विच एनर्जी रिसोर्सेज रेफर टू लिक्विड गोल्ड, आपको मालूम है इसका आंसर। व्हाट आर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ये आप बताएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसका फ्यूचर जो है वो भारत में बहुत अच्छा है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का। तो ये आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, और इन क्वेश्चंस के अलावा जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं यू हैव टू डू दैट ऑल्सो। नाउ द मैप वर्क, यहाँ पर भी अगेन आपके जो मैप बनेंगे ये 5 मैप्स बनेंगे। नंबर 1 आपका कोल माइंस दिखानी है, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा। एंड ऑयल फील्ड्स दिखानी है आपने असम, गुजरात एंड मुंबई हाइट में। और HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन बनानी है एंड ऑयल रिफाइनरीज अलग अलग स्टेट्स की। तो इस तरह से आपकी ये 4 मैप जो है ये मैप वर्क फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।